14 मार्च 2018 काठमांडू एयरपोर्ट के सीसीटीवी में दिखाई पड़ता है कि एक पैसेंजर प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के बहुत पास से गुजरता है। ऐसा लगता है मानो पायलट्स प्लेन पर कंट्रोल खो बैठे हैं और प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड पर मौजूद एयरपोर्ट का स्टाफ भी ये देखकर हैरान रह जाता है। तभी थोड़ी देर बाद प्लेन रनवे की तरफ बढ़ता है और लैंड करने की कोशिश करता है। नीचे मौजूद ग्राउंड स्टाफ को कुछ गड़बड़ी महसूस होती है और कुछ सेकंड्स बाद ये प्लेन आग की लपटों से जल उठता है। Some breaking news coming in from Nepal, where a plane carrying about 72 persons crashed this morning. नेपाल में हुआ एक बड़ा विमान हादसा। नेपाल में प्लेन क्रैश पर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। ये थी यूएस बांग्ला फ्लाइट 211 जो कि ढाका से काठमांडू आ रही थी, मगर किसी वजह से क्रैश कर जाती है। चौदह मार्च 2018 12:50 पर यूएस बांग्ला फ्लाइट 211 ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन अबीद सुल्तान, एक हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट जिन्हें 5000 प्लस फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। उनके साथ थी फर्स्ट ऑफिसर पृथुला रशीद, जिन्होंने एविएशन फील्ड में बहुत कम टाइम में अपना नाम बनाया था। काठमांडू BS 211 फ्लाइट लेवल 160। इस फ्लाइट में 67 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर सवार होते हैं, जिनमें ज्यादातर नेपाल के टूरिज्म ट्रैवलर्स, कुछ बांग्लादेशी स्टूडेंट्स और साथ ही फॉरेन नेशनल्स भी मौजूद थे। उड़ान के दौरान सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फ्लाइट अपनी यूजुअल स्पीड और ऑल्टीट्यूड पर बिना किसी दिक्कत के फ्लाई कर रही थी। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को कोई अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ये फ्लाइट कितना डेंजरस मोड़ लेने वाली है। थोड़ी देर बाद 2:05 पर फ्लाइट नेपाल के एयर स्पेस में एंटर करती है। काठमांडू BS 211 रिक्वेस्ट डिसेंट। BS 211 काठमांडू अप्रोच, डिसेंट टू फ्लाइट लेवल 160। यूएस बांग्ला फ्लाइट 211 के पायलट्स जिस एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे वो एक कैनेडियन कंपनी का टर्बो प्रॉप प्लेन था, बॉम्बर एयर डैश 8Q400। ये छोटा और किफ़ायती विमान है और अपना खर्च कम करने की कोशिश करने वाली छोटी एयरलाइंस को ये बहुत पसंद है। ये एयरक्राफ्ट शॉर्ट टू मीडियम हॉल फ्लाइट्स के लिए परफेक्ट माना जाता है और इसकी सीटिंग कैपेसिटी लगभग 70 से 80 पैसेंजर्स की होती है। ये एयरक्राफ्ट अपनी हाई एफिशिएंसी, अच्छी स्पीड और सेफ्टी के लिए काफी मशहूर है। इस प्लेन का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका पावरफुल इंजन और एडवांस्ड एवियोनिक सिस्टम्स, जो इसे माउंटेनियस रीजन्स जैसे काठमांडू एयरपोर्ट के लिए एक आइडियल चॉइस बनाते हैं। जैसे ही फ्लाइट 211 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में मौजूद कंट्रोलर्स पायलट को रनवे नंबर 02 पर लैंड करने की इजाजत देते हैं। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे चैलेंजिंग एयरपोर्ट्स में से एक माना जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है काठमांडू की बाउल शेप्ड वैली, जहां एयरपोर्ट 3 तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहां आने वाली फ्लाइट्स को सीधा डिसेंट नहीं मिलता और पायलट्स को एक कर्व्ड और ट्रिकी अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें जरा सी गलती भी बहुत डेंजरस हो सकती है। इस एयरपोर्ट पर 3000 मीटर का रनवे मौजूद है, जो दुनिया में मौजूद बाकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के मुकाबले काफी छोटा रनवे है, मगर एक 8Q400 प्लेन 3000 मीटर के रनवे पर आसानी से लैंड कर सकता है। काठमांडू एयरपोर्ट के इस रनवे पर साउथ साइड से आने वाली फ्लाइट्स रनवे नंबर 02 पर लैंड करती है और नॉर्थ से आने वाली फ्लाइट्स रनवे नंबर 20 पर। फर्स्ट पायलट कैप्टन अबीद सुल्तान पहले भी कई बार काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे, मगर आज दोनों पायलट्स रनवे की डायरेक्शन का सही अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। तुम्हें रनवे नजर आ रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं। कोई बात नहीं, वो सामने ही होगा। जैसे ही प्लेन एयरपोर्ट को अप्रोच करता है, प्लेन रनवे से आगे बढ़ जाता है और सीधा रनवे नंबर 20 की तरफ बढ़ता है। BS 211 आपको रनवे 02 पर उतरने की इजाजत दी गई थी। ठीक है, समझ गया। BS 211 आप रनवे 20 की ओर बढ़ रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे कंट्रोलर्स अब पायलट्स को रनवे 20 पर लैंड करने की परमिशन देते हैं, मगर दोनों पायलट्स को अभी भी रनवे नहीं नजर आता।
ओके, बांग्ला स्टार 211, रनवे 20, उतरने की इजाजत है। क्या तुम्हें रनवे नजर आ रहा है? सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन हमें रनवे नजर नहीं आ रहा। नहीं, अभी तक तो रनवे नहीं दिख रहा। यूएस बांग्ला फ्लाइट 211 अब काफी गलत तरीके से उड़ान भरने लगती है। ग्राउंड पर मौजूद एयरपोर्ट स्टाफ भी ये देखकर हैरान हो जाता है। कुछ समय बाद फ्लाइट 211 एक टर्न अराउंड लेती है और रनवे नंबर 20 की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी ऑपोजिट साइड से एक दूसरा प्लेन फ्लाइट BH-282 लैंडिंग के लिए अप्रोच करता है। BS-211, रनवे 02 से 4 किलोमीटर पहले एक और विमान है। BS-211 अभी रनवे 20 की ओर बिल्कुल मत जाइए। दूसरा विमान रनवे 02 पर उतरने ही वाला है। ATC में मौजूद सुपरवाइजर यूएस बांग्ला को वार्निंग देते हैं और अपनी मौजूदा हाइट पर बने रहने के लिए कहते हैं। अपनी मौजूदा ऊंचाई पर बने रहिए। ठीक है, उस विमान के उतरने पर हमें बता दीजिएगा। थोड़ी देर बाद यूएस बांग्ला 211 के पायलट्स लैंडिंग करने की एक और कोशिश करते हैं। बांग्ला स्टार 211, दाहिने मुड़ जाइए। रनवे आपके लिए खाली है। क्या आपको नजर आ रहा है? हमें कंफर्म बताएं। नेगेटिव, यहाँ रनवे है कहाँ? सर, रनवे उस तरफ है। मिल गया, रनवे नजर आ रहा है। उतरने की इजाजत दीजिए। BS-211, उतरने की इजाजत है। पायलट्स को अभी भी रनवे की डायरेक्शन का सही से अंदाजा नहीं लगता और प्लेन रनवे की जगह टैक्सीवे की तरफ बढ़ जाता है, जहां पहले से ही कई प्लेन्स टेक ऑफ करने के इंतजार में थे। ये तो सीधा टैक्सीवे की तरफ जा रहा है। BS-211, वो रनवे नहीं है, वो रनवे नहीं है। BS-211, मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूँ, वो रनवे नहीं है। ATC सुपरवाइजर पायलट्स को वार्न करते हैं और पायलट्स प्लेन को काफी डेंजरस तरीके से टर्न करके वापस रनवे की तरफ बढ़ते हैं। एयरपोर्ट CCTV में साफ दिखाई पड़ता है कि प्लेन ATC टावर के काफी नजदीक से बचकर निकलता है। हमें रनवे अब दिखाई दे रहा है। वहाँ मत जाइए सर। कुछ ही सेकंड्स बाद प्लेन रनवे पर लैंड करने की कोशिश करता है, मगर तेज स्पीड और गलत एंगल की वजह से ये फ्लाइट रनवे के साइड में फिसल जाती है। यूएस बांग्ला फ्लाइट 211 क्रैश लैंड कर जाती है। As you can see, the plane has been burnt beyond recognition, except for the tail. And if you look at the area that's been singed, the grass that has been singed on the ground, it looks that there was a massive explosion over here. इस एक्सीडेंट में 51 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें दोनों पायलट्स कैप्टन अबीद सुल्तान और फर्स्ट ऑफिसर प्रिसुला रशीद भी शामिल थे। इस एक्सीडेंट के बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को एयरक्राफ्ट रैकेज में से रिवाइव किया गया। सुनी गई रिकॉर्डिंग में पता लगा कि पायलट रनवे को विजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, मगर फिर भी लैंडिंग अटेम्प्ट करते रहे, जो कि काफी अनयूजुअल बात थी। साथ ही में फ्लाइट डाटा से पता लगा कि फ्लाइट को काफी अजीब तरीके से उड़ाया जा रहा था, जैसे किसी फाइटर जेट या छोटे विमान को उड़ाया जाता है। कम ऊंचाई पर वो विमान को जिस तरह से उड़ा रहे थे वो सामान्य नहीं था। वो बहुत कम ऊंचाई पर विमान को इधर उधर मोड़ रहे थे, टॉप गन पायलट की तरह एयरफील्ड पर उड़ रहे थे। बाद में हुई इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि कैप्टन अबीद सुल्तान काफी बड़े इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार थे। उनके माइंड में कई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जिससे उनका फोकस डिस्टर्ब हो रहा था। हमें ये साफ पता चल रहा था कि उस पायलट को विमान नहीं उड़ाना चाहिए था। वो निश्चित रूप से थके हुए थे। पिछले कुछ समय में उन पर लगे एलिगेशंस की वजह से वो काफी परेशान रहते थे और इसी वजह से ATC कंट्रोलर्स और कॉकपिट के बीच कंफ्यूजन बढ़ता गया। पायलट रनवे को विजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, फिर भी लैंडिंग अटेम्प्ट करते रहे। साथ ही में कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की एडवाइस को भी अनदेखा किया। फाइनल लैंडिंग अप्रोच के दौरान एयरक्राफ्ट काफी अनस्टेबल था। एविएशन रूल्स के हिसाब से अनस्टेबल अप्रोच पे प्लेन को गो अराउंड करना मैंडेटरी होता है, लेकिन कैप्टन ने गो अराउंड नहीं किया और लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश कर गया।
यूएस बांग्ला फ्लाइट 211 का ये क्रैश एक रिमाइंडर है कि एविएशन सेफ्टी का सबसे बड़ा पिलर है ह्यूमन परफॉर्मेंस। चाहे एयरक्राफ्ट कितना भी मॉडर्न हो, अगर कॉकपिट और एटीसी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए और पायलट मेंटली स्टेबल ना हो तो डिजास्टर कभी भी हो सकता है। आज हर एविएशन अथॉरिटी CRM ट्रेनिंग यानी क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग को और स्ट्रिक्ट बना चुकी है। पायलट्स का इमोशनल हेल्थ चेक्स भी स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। इस हादसे की वजह से 51 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये थी कहानी यूएस बांग्ला फ्लाइट 211 की, एक ऐसा एक्सीडेंट जिसे एविएशन हिस्ट्री हमेशा याद रखेगी। एक एरोप्लेन 102 यात्रियों के साथ तूफान में फंस गया। पायलट्स प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और एयरक्राफ्ट एक तरफ को झुकने लगा। ये कहानी है एडम एयर फ्लाइट 574 की, जो 1 जनवरी 2007 को रडार से गायब हो गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। नए साल की शुरुआत थी और इंडोनेशिया के सुराबाया एयरपोर्ट से एडम एयर फ्लाइट 574 अपनी उड़ान भरने की तैयारी में थी। इस प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन रेफरी विदोदो और फर्स्ट ऑफिसर योगो सुसांतो। फ्लाइट सुराबाया से मनांदो जा रही थी। लगभग 1700 किलोमीटर का सफर और प्लेन में मौजूद थे 96 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स। 12:49 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद जब प्लेन 22,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया तो पायलट्स ने ऑटो पायलट फीचर ऑन कर दिया ताकि सिस्टम प्लेन को अपने आप अपनी मंजिल तक ले जा सके। थोड़ा समय बीतने के बाद नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने कुछ गड़बड़ी नोटिस करी। उन्होंने देखा कि फ्लाइट अपने यूजुअल रूट से हट चुकी है और एक बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही है। Where's Adam direct to? My God, he's flying north. कंट्रोलर ने तुरंत पायलट्स को अलर्ट किया। पायलट्स ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ऑटो पायलट गलत डायरेक्शन में कैसे चला गया। अब नेविगेशन सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। प्लेन में तेज टर्बुलेंस शुरू होने लगी और फ्लाइट 574 तूफान के बीच फंस गई। जब तक पायलट्स को एटीसी से उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। कॉकपिट में अलर्ट अलार्म्स बजने लगे, ऑटो पायलट बंद हो गया और प्लेन डेंजरसली एक तरफ रोल करने लगा। थोड़ी देर बाद एडम एयर फ्लाइट 574 रडार से गायब हो गई। Adam 574, Yujung Control. Adam 574, Yujung Control. ये खबर तेजी से दुनिया भर में फैल गई। इंडोनेशिया की सरकार ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये सर्च एरिया प्लेन की लास्ट डिटेक्टेड लोकेशन से हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। इस सर्च ऑपरेशन के 9 दिन बाद एक फिशिंग बोट को समुद्र में एक टूटा हुआ एयरक्राफ्ट का पार्ट मिला। जांच में पता चला कि ये मिसिंग एडम एयर फ्लाइट का हिस्सा था। अब समुद्र के एक स्पेसिफिक एरिया में प्लेन का रैकेज ढूंढा जाने लगा, जो कि समुद्र तल में 6500 फीट की गहराई में था। So, right around here. एडम एयरवेज के ऊपर इस ऑपरेशन का खर्चा उठाने का जिम्मा डाला गया, मगर एडम एयर ने इससे साफ इनकार कर दिया। अगले 7 महीनों तक चली बातचीत के बाद एडम एयरवेज 574 का रैकेज निकालने के लिए तैयार हो गई। कुछ दिनों के बाद ब्लैक बॉक्स डिटेक्ट हो गया, लेकिन समुद्र में इतने समय रहने से डाटा रिकॉर्डर 50% तक डैमेज हो चुका था और इसे रिकवर करने के लिए अमेरिका भेजा गया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ब्लैक बॉक्स के डाटा में चौंकाने वाले राज निकले। पता चला कि प्लेन के IRS सिस्टम में टेक्निकल गड़बड़ी थी। IRS यानी इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो प्लेन के ऑटो पायलट फीचर को प्लेन के नेविगेशन सिस्टम की एग्जैक्ट लोकेशन और डाटा प्रोवाइड करता है। गलत इंफॉर्मेशन मिलने की वजह से ऑटो पायलट अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से भटक गया। लेकिन ये सिर्फ एक वजह नहीं थी। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि सिर्फ सिस्टम फेल होने से क्रैश नहीं हो सकता, कॉकपिट में कुछ और भी गलत हो रहा था।
जब आगे इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि फर्स्ट ऑफिसर ने सिस्टम ठीक करने के लिए IRS मोड को NAV से ATT पर स्विच किया। इसे स्विच करते ही ऑटो पायलट ऑटोमेटिकली बंद हो गया, लेकिन दोनों पायलट्स ने इस बात का नोटिस नहीं किया क्योंकि दोनों पायलट्स IRS सिस्टम की तकनीकी खराबी को समझने में उलझ गए थे। प्लेन धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगा और जब 45 डिग्री के एंगल तक पहुंच गया तो कॉकपिट में बैंक एंगल वार्निंग बजने लगी। दोनों पायलट्स अब भी सिस्टम ठीक करने में बिजी थे और अब तक प्लेन पूरी तरह रोल कर चुका था। रोल करने के बाद प्लेन नोज डाइव पोजीशन में आ गया, जो कि किसी भी पैसेंजर प्लेन के लिए काफी खतरनाक सिचुएशन होती है। प्लेन अब सीधे नीचे समुद्र की तरफ जाने लगा। कैप्टन ने प्लेन को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन 1140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे जा रहा था। ये स्पीड प्लेन की मैक्सिमम स्पीड से काफी ज्यादा थी। एक्सट्रीम फोर्स की वजह से प्लेन हवा में ही 2 टुकड़ों में टूट गया। जैसे ही प्लेन 9000 फीट तक गिरा, सारी रिकॉर्डिंग्स बंद हो गई और प्लेन समुद्र में जा गया। इस क्रैश में प्लेन में मौजूद सभी लोगों की जान चली गई। आगे की जांच में पता चला कि एडम एयर ने अपने पायलट्स को ऐसी सिचुएशन हैंडल करने की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी थी। साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट के IRS सिस्टम में पहले भी दिक्कत आई थी, लेकिन एयरलाइन ने उसे सही से रिपेयर नहीं किया। ना प्रॉपर मेंटेनेंस की गई और ना ही क्रू को ट्रेनिंग दी गई। यह सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, ये पूरे सिस्टम की लापरवाही थी और इसी वजह से एडम एयर फ्लाइट 574 कभी वापस नहीं आई। लेकिन इस हादसे के सिर्फ 51 दिन बाद एडम एयर का एक और प्लेन हादसे का शिकार बना। इस बार प्लेन रनवे पर स्किड कर गया और 2 हिस्सों में टूट गया। लगातार हो रहे हादसों से एडम एयर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे और 18 जून 2008 को इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने एडम एयर के सभी ऑपरेशंस बंद कर दिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।